Hello everyone. Today we will continue with the discussion of chemical kinetics. So today's topic will move around the remaining topics. So आज का जो lecture है, it will also be oriented towards the advanced because आगे के topics थोड़े वैसे ही हैं. तो अपन एक काम करते ये हैं कि आज जो टॉपिक्स हैं उसकी एक समरी ले लेते हैं कि क्या क्या करना है, फिर एक टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. तो देखो जो अपने जो बचे हुए टॉपिक्स हैं यदि अपन उसकी बात करें तो बचे हुए टॉपिक्स क्या क्या हैं. बचे हुए टॉपिक्स हैं स्पेशल, पहले तो सम स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सम स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखो ये एडवांस के लिए ज्यादा रिलेवेंट है. इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहला है पैरेलल रिएक्शन, दूसरा क्या है सीक्वेंशियल रिएक्शन, इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, और थर्ड क्या है, थर्ड है रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये तीन चीजें अपने पास हो गई. ये तीनों मतलब पर्टिकुलरली एडवांस के लिए ज्यादा रिलेवेंट है. फिर आएगा अपना टॉपिक कोलिजन थ्योरी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैटलिस्ट ऑन फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंटरी रिएक्शन. ठीक है, अपने यही आ जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड रेट कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और फिर लास्ट में आएगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस. फोटोकेमिकल रिएक्शंस तो देखो ये सारे हो जाएंगे अपने टॉपिक्स. ठीक है, तो ये अपने टॉपिक्स हो जाएंगे जो बचे हुए हैं. और पर्टिकुलरली जो स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो एडवांस के कोर्स वर्क में है. तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल रिएक्शन से. देखो पैरेलल रिएक्शन होता क्या है. पैरेलल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, इट इज अ रिएक्शन in which a reactant forms more than one product, more than one product simultaneously. मतलब जैसे ऑर्गेनिक में तुम पढ़ते हो कि एक रिएक्शन हो रहा है, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH3 CHCl CH3, और तुमने इसको OH- से ट्रीट किया वाटर में, तो तुम्हें प्रोडक्ट एक मिलेगा क्या, CH3 CHOH CH3, ठीक है, प्लस CH3 CH2 CH2OH. तो ये जो होगा ये होगा एक मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा एक माइनर प्रोडक्ट. ये SN1 के थ्रू जाएगा, आप लोग ये पढ़ रहे होगे अभी. तो अब होता क्या है, दोनों प्रोडक्ट साथ में बनते हैं, राइट. ऐसा नहीं है कि एक बन रहा है दूसरा बाद में बनेगा, दोनों प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम बनते हैं. तो यदि हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिखें कि ये एक रिएक्शन थी, OH- के प्रेजेंस में इसने एक ये प्रोडक्ट दिया और एक ये प्रोडक्ट दिया, तो ये दोनों साथ में चल रही है. तो हम ऐसा लिखेंगे कि A forms B and C simultaneously with rate constants K1 and K2. तो ये जो अपना कोर्स वर्क है हम करने वाले हैं. आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन व्हेन वी से पैरेलल रिएक्शंस, की पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है. अब देखो पैरेलल रिएक्शन में जैसे A बना रहा है B और C, रेट कांस्टेंट्स अपन लिख लेते हैं K1 एंड K2.
तो अब होगा क्या, जैसे ये ए नॉट था, इसमें से एक्स ए डिकम्पोज हुआ और बी का बना एक्स बी और सी का बना एक्स सी। तो इसको अपन सीधा सा ये वाली रिलेशन से कंपेयर करें, तो यदि ए नॉट माइनस एक्स से 0 था, मतलब इनिशियली ए नॉट पकड़ लो, और ये ए नॉट माइनस एक्स बना, और तो ये एक्स ही बनता था। तो ये जो एक्स ए है वो अब एक्स ए किस में जा रहा है, वो एक्स ए अब बी और सी दोनों में जा रहा है। तो क्या अपन लिख सकते हैं एक्स ए इज एक्स बी प्लस एक्स सी। ठीक है, यही रिलेशन जो, यही वाली रिएक्शन जो है इस फॉर्म में जा रही है। इसको समझने के लिए और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। जैसे मान लो एक बड़ा टैंक है और वो दूसरे टैंक से कनेक्टेड है, जैसे इसको ए से बी मान लो। तो ये वाला टैंक भरा हुआ है फिल्ड, और ये वाला टैंक सपोज खाली है। तो होगा क्या, जैसे ही तुमने इसको खोला तो टैंक ए से पानी टैंक बी में जाएगा, टैंक ए का पानी कम होगा और बी का बढ़ेगा। उसी तरह एक सिंपल रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो ये ए नॉट 0, ए नॉट माइनस एक्स से, और ये एक्स से, ये जितना कम हुआ ये उतना ही बढ़ गया। ठीक है, बट यदि हम कुछ ऐसा सिस्टम बना लें, जैसे ए को हमने कनेक्ट कर दिया टैंक बी से भी और टैंक सी से भी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पैरेलल रिएक्शन वाली बात हो जाएगी कि बी और सी दोनों बन रहे हैं। तो ए नॉट में से यदि एक्स से डिकम्पोज हो रहा है, जिसमें मान लो इसमें से पानी एक्स से निकला और इसमें पहुंचा एक्स बी और इसमें एक्स सी, तो ये दोनों एक साथ ही चलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एक पहले भरने के बाद ये भरेगा, दोनों साथ में भरेंगे। तो जो एक्स से डिकम्पोज हो रहा है वो एक्स बी प्लस एक्स सी बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ पानी एक साथ भर रहा है। तो इसी तरह से हम रिएक्शन समझ सकते हैं, क्या होता है ये पैरेलल रिएक्शन, जहाँ पे एक ही टाइम में एक रिएक्टेंट जो है वो दो अलग अलग प्रोडक्ट देता है। ये बात शायद समझ में आ गई होगी, पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है। अब देखो कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए जो है वो बी बना रहा है और सी भी बना रहा है, उसके रेट कांस्टेंट्स K1 और K2 अपने को दे रखे हैं। ठीक है, मान लो इनिशियली इसके मोल्स ए नॉट थे और ये ए नॉट में से एक से डिकम्पोज हुआ और ये बना एक्स बी और ये बना एक्स सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, जिस रेट से ए डिकम्पोज हो रहा है उस रेट से बी और सी बन रहे हैं। जैसे हमने पिछले केस में पानी वाला एग्जांपल देखा था, जिस रेट से बड़े वाले टैंक में पानी खत्म हो रहा था उसी रेट से छोटे वाले टैंक में पानी भर रहा था, दोनों टैंक में। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि dA माइनस डी ए बाई डी टी इज dB प्लस dt प्लस dC बाई dt। तो dA बाई dt क्या आएगा, लेट से इसको K मान लेते हैं, तो dA बाई dt यदि अपन लिखते हैं K, dA बाई dt लिखते हैं K ए नॉट माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा K1 ए नॉट माइनस एक्स और ये आएगा K2 ए नॉट माइनस एक्स। अब इसका मतलब क्या है, जैसे एक रिएक्शन है ए से बी, तो माइनस डी ए बाई डी टी को अपन लिखते तो है ना डीबी बाई डी टी के बराबर, माइनस डी ए बाई डी टी को अपन लिखते हैं डीबी बाई डी टी के बराबर। तो जिस रेट से ए डिकम्पोज हो रहा है उसी रेट से बी और सी बन भी रहे हैं। तो अपना रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के, ये आ जाएगा K1 प्लस K2। रेट कांस्टेंट के अपना आएगा K1 प्लस K2। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, और यदि हम कुछ बाकी की चीजें करें, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन सी कैसे निकालेंगे, तो जिस रेट से पानी बी में भर रहा है या जिस रेट से बी बन रहा है अपॉन जिस रेट से सी बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो लीनियर डिपेंडेंस है। तो ये आएगा K1 प्लस सॉरी K1 अपॉन K2। समझ में आ रही होगी बात, जिस रेट से बी बन रहा है अपॉन जिस रेट से सी बन रहा है उसी के प्रोपोर्शनलिटी में उनके कॉन्सेंट्रेशंस भी डेवलप हो जाएंगे। तो परसेंटेज ऑफ बी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सीधा सा K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। और यदि हम बोले कि एक्स बी क्या आएगा तो हम कैसे निकालेंगे, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स से। उसी तरह से यदि अपन सी के लिए निकालें तो एक्स सी क्या आएगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एक्स से। और परसेंटेज क्या आएगा सी का, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। तो आई होप आपको इतनी चीजें तो समझ में आई होंगी। अब जैसे मान लो एक रिएक्टेंट ए, मान लो एक रिएक्टेंट ए जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है साइमल्टेनियसली। एक रिएक्टेंट ए जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, जैसे बी बना रहा है, लेट से सी बना रहा है,
लेट से डी बना रहा है, लेट से ई बना रहा है, लेट से एफ बना रहा है, लेट से जी बना रहा है, और इनके रेट कांस्टेंट्स हैं K1, K2, K3, K4, K5, K6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे K क्या आएगा, जिस रेट से A डिकम्पोज हो रहा है dA/dt, वो आ जाएगा K1 A प्लस K2, मतलब जिस रेट से A डिकम्पोज हो रहा है उसी रेट के बराबर होगा इन सबका रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो हम लिख सकते हैं K2A इस तरह से चलता जाएगा, तो ये आएगा K A0 माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 A0 माइनस एक्स प्लस K2 A0 माइनस एक्स, इस तरह से चलता जाएगा। तो K क्या आएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, इस तरह से चलता जाएगा। तो क्या आ जाएगा, समेशन Ki। यदि हम बात करें हाफ लाइफ की, तो वो इस तरह से हम लिख सकते हैं ln2/t1 प्लस ln2/t2, इस तरह से ये चलता जाएगा ln2/ti। तो हमें क्या मिलेगा, 1/t इज समेशन 1/ti। तो ये हमें रेट कांस्टेंट के लिए एक रिलेशन मिल जाएगा, और ये हमें टाइम के लिए एक रिलेशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा टॉपिक है अभी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे, एक रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट इज के e की पावर माइनस ए बाई आर टी। इसकी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, बट बेसिक आपको ये पता होगा, ये रेट कांस्टेंट है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बैरियर से ज्यादा है। तो हमें क्या मिलता है, k इज k1 प्लस k2 से लेकर के ki तक। k को अपन कैसे लिख सकते हैं, a e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और k1 को कैसे लिख सकते हैं, a1 e की पावर माइनस e1 बाई आर टी। a1 a मतलब बोल सकते हैं एक स्टेप का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जैसे a मान लो बहुत सारे स्टेप्स में k1 k2 से लेकर के k3 इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप के लिए डिफाइन किया हमने, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a1 और एक्टिवेशन एनर्जी e1। ये आएगा e इस तरह से, चलता जाएगा। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, a प्लस ई ए बाई आर टी स्क्वायर e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी इंटू डी टी। इसी तरह प्लस E1 बाई आर टी स्क्वायर डी टी A1 e की पावर माइनस E1 बाई आर टी प्लस E2 बाई आर टी स्क्वायर A2 e की पावर माइनस E2 बाई आर टी इंटू डी टी। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डी टी अपॉन आर टी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये मिलेगा a, ठीक है, इंटू ऑब्वियसली सॉरी ई ए इंटू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, डी टी बाई आर टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा E1 A1 e की पावर माइनस E1 बाई आर टी, और ये आएगा इस तरह से। नेक्स्ट टर्म, एक सेकेंड, प्लस E2 A2 की पावर माइनस E2 बाई आर टी। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये वाली चीज क्या है, K है, ये क्या है K1 है, और ये तो कैंसिल हो जा रहा है, और ये क्या है K2। तो हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, EA इंटू के इज इक्वल टू E1 K1 प्लस E2 K2, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें जो रिलेशन मिला, वो रिलेशन क्या मिला हमें, EA इंटू के इज इक्वल टू E1 K1 प्लस E2 K2 से लेकर के EI KI तक। तो हमें EA क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा समेशन EI KI अपॉन K।
तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अपने पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब कुछ और कर लेते हैं। जैसे एक रिलेशन है, ए बना रहा है बी और सी रेट कांस्टेंट्स k1 k2 ए नॉट माइनस एक्स से एक्स बी और एक्स सी। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में जानते हैं कि x क्या होता है, ए नॉट 1 माइनस ई की पावर के टी। तो यहाँ k क्या है, k1 प्लस k2, तो वी कैन राइट माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ठीक है, और हमें पता है ए टी क्या है, ए नॉट ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 टी। और हमें पता है एक्स बी क्या है, हमें पता है एक्स बी है k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू एक्स ए, यहाँ पर ये एक्स ए है, तो ये आएगा k1 ए नॉट अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। उसी तरह से एक्स सी क्या आएगा, k2 ए नॉट अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस ई की पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने x से x भी कैसे लिख दिया। अब देखो, जैसे k1 ग्रेटर देन k2 है और हमारे पास ऐसा कुछ रिएक्शन था, k1 से b बन रहा था और k2 से c बन रहा था, तो हमें इसका ग्राफ बनाना है कुछ इस तरह से, कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम। तो a का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होने वाला है, अब k1 ज्यादा है, k1 इज ग्रेटर, तो इसका मतलब b ज्यादा बनेगा, तो b का ग्राफ थोड़ा ऊपर bt और c का ग्राफ थोड़ा नीचे ct। सिमिलरली मान लो k2 ग्रेटर देन k1 है, तो अपना ग्राफ किस इस तरह से आ जाएगा, k2 ग्रेटर देन k1 है तो अपना ग्राफ किस तरह से आएगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट कर रहे हैं अपन टाइम के अगेंस्ट, तो a का कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इस बार k2 बड़ा है तो c ज्यादा होगा और b रिलेटिवली कम होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से ये बातें बता पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली रेट कांस्टेंट निकाला, हाफ लाइफ निकाला, कॉन्सेंट्रेशन एक्स एक्स बी एक्स सी की निकाली, ए की निकाली, ठीक है ना, परसेंटेज बताया बी और सी का। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के और चलते जाते हैं। जैसे देखो, मान लो ये एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी प्लस सी, तो यदि तुमने ए नॉट 1 मोल से स्टार्ट किया, तो ये तो रिएक्शन सीधा से यही वाली है ना, हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, मान लो फर्स्ट ऑर्डर है तो खत्म, इनफाइनाइट टाइम के बाद तो होगा, हम क्या बोल सकते हैं, एक्स से पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। यदि हम इसको ए नॉट माइनस एक्स से लिखते हैं तो एक्स से विल बिकम ए नॉट, यानी रिएक्शन खत्म। तो जब ये रिएक्शन खत्म होगा तो एक्स बी प्लस एक्स सी 1 आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। और उसी तरह से यदि तुम्हारे पास कुछ इस तरह से है, ए बी सी, मतलब 3 रिएक्शन है, तो यहाँ पे तुमने a इज इक्वल टू ए नॉट यदि 1 मोल रखा, तो आफ्टर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनाइट क्या होगा, x से 1 बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ये एक रिएक्शन है, में लिखा है ए नॉट इज इक्वल टू 1 मोल, तो और एक और चीज दिया है कि k1 अपॉन k2 जो है वो 2/3 है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट 50% कंप्लीशन, एट 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, इसकी ये एक्स बी और एक्स सी निकालनी है आपको। कैलकुलेट एक्स बी एंड एक्स सी। तो देखो बहुत आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। 50% जैसे ए नॉट माइनस एक्स, 50% का मतलब आधा डिकम्पोज हुआ, तो एक्स से क्या आएगा, ए नॉट माइनस एक्स से 0.5 है, तो एक्स से 0.5 आया। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक मोल से एक मोल ही बन रहा है, जैसे ये वाली रिएक्शन को तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, एक मोल से एक ही मोल बन रहा है, तो एक्स से 0.5 है। ठीक है, तो एक्स बी प्लस एक्स सी कितना होगा, 0.5 होगा। अब एक्स बी कितना होगा, k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू एक्स है, तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू 0.5,
यानी कितना 0.2, और XC क्या आएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू XA, तो ये आएगा 3/5 इंटू 0.5, यानी ये आ जाएगा 0.3। तो इस तरह से अपन XA और XB और XC जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कुछ बेसिक चीजें और हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा रिएक्शन है A gives 2B and 2C, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यदि तुम्हारे पास A gives 2B plus 2C है, तो इसमें क्या होगा, आफ्टर 100% कंप्लीशन, यहाँ तो हम इसको कुछ ऐसे रिएक्शन से रिप्लेस कर देंगे, A gives 2B, तो यदि A0 तुम्हारा 1 है और ये कुछ नहीं था, तो ये 1 मोल से 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे XB प्लस XC क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से यदि तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है 2B एंड 3C, तो यहाँ पे यदि तुमने A0 1 रखा है एंड T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ये 2 और 3 है, तो XB प्लस XC जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का केस है, 2A gives B and C, A0 1 है, तो T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, आधे मोल बनेंगे, तो XB प्लस XC जो है वो सीधा 0.5 हो जाएगा। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसा हो, सपोज गिव्स 4C एंड 5D एंड तुमने A0 1 लिया, तो T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब रिएक्शन खत्म होगा, तो XB प्लस XC कितने के बीच में लाई करेगा, 4 से 5 के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम किस तरह से ये बातें बता पा रहे हैं, ठीक है ना। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अलग टाइप के। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास कि A gives B and C, तो establish a relationship between A0, AT, BT and CT। देखो क्या है, ये A0 है तो ये A0 माइनस एक्स ए होगा, ये XB होगा और ये XC होगा, ठीक है। तो तुम देखो कि हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं A0, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, ये रिएक्शन तो कुछ इस तरह से है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे ना, जितने शुरू मोल थे उतने ही बाद में मोल्स रहेंगे। इनिशियली 1 था और प्रोडक्ट में कुछ नहीं था, जैसे तुमने 1 से स्टार्ट किया और 0 से रखा, तो इस पॉइंट पे 1 मोल है, ये 1 माइनस एक्स और ये x, इस पॉइंट पे 1 मोल है, ये 0 और ये 1, इस पॉइंट पे भी 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। अब देखो क्या है, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या कि A0 इज इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT। देखो ये कैसे लिख दिया हमने, A0 माइनस एक्स क्या है, AT क्या है A0 माइनस एक्स से, और BT क्या है XB और XC, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि XB प्लस XC तो XA के बराबर है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा A0 इज इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT। आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे यही काम हमें इसमें करने के लिए बोला जाए, जैसे A gives MB NC एंड PD, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे A0 इज इक्वल टू AT प्लस BT बाई M प्लस CT बाई N प्लस DT बाई P। अब इसको कैसे करना है, देखो ये A0 माइनस एक्स, सॉरी A0 होगा, ये A0 माइनस एक्स, ये कितना बनेगा MX बनेगा, जैसे MXB लिख देते हैं, और ये NXC बनेगा, और ये कितना बनेगा PXD। तो अब ये क्या आएगा BT बाई M यानी MX बाई B अपॉन M, और प्लस CT बाई N क्या आएगा NXC अपॉन N प्लस DT बाई D क्या आएगा PXD अपॉन P। तो अब देखो ये क्या रिलेशन बन रहा है, ये वही रिलेशन फिर से बन गया, A0 इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स A यहाँ लिख देते हैं प्लस XB प्लस XC प्लस XD, तो यहाँ पर X से क्या इनके बराबर है, तो ये टर्म फिर से बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के रिलेशन के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं A0 इज इक्वल टू AT प्लस BT बाई M प्लस
CT/N प्लस GT/T आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो A gives 2B and 3C है, तो एक चीज हमने क्या पढ़ा था, जैसे A प्लस B gives C प्लस D है, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ A होता था वो A टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन होता था। रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। उसी तरह B क्या होता था, B टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में आता था। तो यहाँ पे यदि एक K1 और एक K2 दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ B क्या आएगा, ये आ जाएगा 2K1 अपॉन 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100। ठीक है, उसी तरह से परसेंटेज ऑफ C क्या आएगा, 3K2 अपॉन 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100। तो ये ऐसे केसेस में अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है कि A जो है वो 2B बना रहा है और साथ में 2C बना रहा है। रेट कांस्टेंट K1 और K2 के साथ दिए हुए हैं आपको, और K1/K2 आपको 1/2 दे रखा है, और इनिशियली A0 2 दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि टोटल मोल्स कैलकुलेट total moles at the end of 50% reaction completion, at the end of 50% reaction completion। तो देखो बहुत आसान है, हमें टोटल मोल्स 50% निकालना है, तो हम इसको सीधा A से 2 भी लिख देते हैं। तो ये 2 था, ये कुछ नहीं था, तो जब 50% होगा तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो 50% में ये आधा हो जाएगा, यानी x क्या होगा 1, तो ये कितना बनेगा 1 से 2, तो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे 3। तो हमारा आंसर क्या है 3 है। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 3। अब यहाँ पे सी, अब हम क्या करते हैं XB और XC भी निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल मोल्स B और C मिला करके XB प्लस XC कितने हैं 2 हैं। तो हम XB कैसे निकालेंगे, हम XB निकालेंगे 1/1 प्लस 2 इंटू 2, और XC कैसे निकालेंगे 2/1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरह से हम XB XC निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमने जो चीज कवर की, दिस इज पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या क्या किया है, एक रिएक्शन एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो अपन एक रिलेशंस जो बने हैं वो लिख लेते हैं। पहला रिलेशन x से इज XB प्लस XC, जितने भी प्रोडक्ट साथ में बन रहे हैं। K नेट जो आ रहा था, K रिएक्शन आ रहा था K1 प्लस K2, इस तरह से हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखेंगे तो इस तरह से आ रहा था। ठीक है, EAF लिखेंगे तो क्या आ रहा था, समेशन KI EI अपॉन K। फिर x से आ रहा था A0 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2, यदि दो प्रोडक्ट्स हैं तो इस तरह से। XB और XC भी हम सिमिलरली उसी तरह से लिख सकते हैं, XB और XC को भी।